फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पाया था कि अनलेस और अनटिल किसी ऑब्जेक्ट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तब तक उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से निकल करके आता है, वो है न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो हमेशा ही न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है, वैलिड है। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटोनियन नहीं है तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। इसको हम लोगों ने विस्तार से देखा था। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि यदि नेट रिजल्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा है तो वो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। वहीं पे जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वह आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन को बताता है, रिलेशन को क्वांटिफाई करता है कि हम कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि यह जानना तो बहुत जरूरी है, बिना इसको जाने आप किसी मोशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। किसी ऑब्जेक्ट को हमको एक पार्टिकुलर लेवल तक एक्सेलरेशन लेकर के जाना है तो उसमें कितना फोर्स लगाया जाए, इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसी नॉलेज को बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स F लगेगा, तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा वो F/m होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसका मास m है, इस पे फोर्स लगाया जाता है F, तो इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पर एक्सेलरेशन होगा F/m। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स यदि F है और उस ऑब्जेक्ट का यदि मास m है तो एक्सेलरेशन F/m होगा। अब आप लोग देखिए कि m एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट हैज सम डायरेक्शन। नाउ एक्सेलरेशन इज आल्सो a vector quantity, so it also has some direction. So we are seeing from this relation that जो फोर्स का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अकर करता है। सो यहां से दो बातें समझ में आ गई। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा यदि किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उस पे फोर्स F लग रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है। इसको सिंपलर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू ma, यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल करके आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा उससे कितना एक्सेलरेशन डेवलप होता है, दैट इज द रिलेशनशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम और डिफाइंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगेन this equation is also applicable only in Newtonian frame of reference. अगर न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, then we have to make some other adjustment so that these equations will remain applicable. So those things will be studied in later classes. So let us see an example. एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है और यहां से एक मास m, और इधर आप एक दूसरा मास m होगा। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब इस ऑब्जेक्ट पे कुछ बल लग रहे हैं, उस पे क्या क्या बल लग रहा है इसका नॉलेज होना जरूरी है।
तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यदि किसी सरफेस पे या हवा में लटक रहा है या कहीं भी है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m1g। और ये चूंकि रस्सी से तना हुआ है तो ये रस्सी भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी और जिसका मैग्नीट्यूड होगा T, टेंशन, टेंशन के रूप में लेते हैं। अब इसको हम लोग सिंपलर फॉर्म में, जैसे एक बड़ा मास है तो उसको एक पॉइंट के रूप में हम लोग नोट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट दिखा देते हैं और इस पे जो लगा फोर्स वो m1g हो गया और इस पे ऊपर की तरफ T हो गया। तो अब इसमें नेट फोर्स कितना लगा? नेट फोर्स जो है, जिसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोलेंगे, वो आप देखिए, इधर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए या डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिए, जो भी आप डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे उस पूरे सवाल को बनाते समय तक कंसिस्टेंटली आपको उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और उस रिस्पेक्ट में उस डायरेक्शन में अन्य जो भी क्वांटिटी लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि अपवर्ड को हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं तो टी हमारा पॉजिटिव है और m1g है वो क्या है, नीचे की तरफ है तो वो निगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस के साइन के साथ इसमें अप्लाई होगा और ये टोटल क्या है, अपवार्ड हम बोल सकते हैं, अपवार्ड, क्योंकि डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। तो इसका एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? तो हम सभी लोग जानते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे मास क्या है, m1 है, तो दिस F इज Fr इज इक्वल टू m1a। अब आपको Fr कितना है, T माइनस m1g, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड, तो ये हो जाएगा m1a डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, T माइनस m1g अपॉन m1, ठीक है, और अपवर्ड। अगर इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव आएगा तो ये अपवर्ड है, उसका निगेटिव मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा। यदि इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ये जो डायरेक्शन अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन अप ही रहेगा। तो इस तरह से करके कोई भी सवाल यदि हमको आता है तो न्यूटन्स लॉ का उपयोग करके हम सवाल को बनाते हैं। अब हम सभी लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन नहीं कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो हम सभी लोग जानते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी किया था कि फोर्स के बारे में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज अप्लाइंग द फोर्स, हु इज अप्लाइंग द फोर्स एंड अपॉन whom force is applied, who is applying the force and upon which force is applied, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में टू बॉडी आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर and one body is applying some force on another body। तब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो another body है वो भी इक्वल एंड अपोजिट फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ये ए है, इसने अप्लाई किया F1 फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट भी है, इसने ए पे अप्लाई कर दिया फोर्स F2।
इसको यदि डोनेट करे और भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, तो F1 को आप डोनेट कर सकते हो F, चूंकि F1 क्या है, यह F1 जो है यह B के द्वारा A पे लगाया जा रहा है। F1 B के द्वारा A पर लगाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा B पहले लिखेंगे और A। इसका मतलब क्या है कि ये जो F1 है दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट B अपॉन ऑब्जेक्ट A। और उसी तरह से F2 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट A अपॉन ऑब्जेक्ट B when object B is applying force on object A, time should be the same। जब ऑब्जेक्ट B ऑब्जेक्ट A पे फोर्स लगा रहा है, उसी समय साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस तरह से अगर देखें, सबको डायरेक्शन के साथ ले लेते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। इक्वल फोर्स का मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मतलब एफ बी ए बराबर एफ ए बी मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी अपॉन ऑब्जेक्ट ए will be same when force applied by object A upon object B due to reaction of the force applied by due to action of the object B upon A. So this force FBA is may be defined as action of object B upon object A, and this then there will be reaction of this object A upon B also. So this one force can be considered as action and another can be considered as reaction. So this FB is equal to FB means the magnitude of action, force due to action, will be same due to magnitude of force reaction, magnitude of reaction force. So FB is equal to FAB. आप जितना जोर से दीवार को मारेंगे मुक्का, आपको उतना ही जोर से चोट लगेगा। धीरे से आप दीवार को टच करेंगे तो आपको दीवार भी धीरे से मारेगा, आपको चोट का नहीं केवल टच का फीलिंग आएगा। लेकिन आप दीवार पे जोर से धक्का मारेंगे तो आपको दीवार भी उतना ही जोर से आपके हाथ पे धक्का मारेगा और आपको चोट लगेगा। बहुत ज्यादा जोर से मारेंगे तो आपका हाथ ब्रेक कर सकता है, ब्लड आ सकता है। तो एक्शन जैसा होगा रिएक्शन भी वैसा ही होगा, इक्वल होगा, इक्वल, बिल्कुल इक्वल। बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर आपने इसको इस दिशा में मारा तो दीवार आपको उसके अपोजिट धक्का देगा। आपने दीवार को पुश किया तो दीवार भी आपको पुश करेगा। तो इसलिए डायरेक्शन के साथ जब इसको लिखेंगे तो एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन और रिएक्शन कपल हो गया, एक्शन रिएक्शन कपल। तो ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी से आपको बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पता चलता है कि हम कैसे फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था कि किसी भी सरफेस पे यदि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी सरफेस पे यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो सरफेस है टेबल का सरफेस यदि मान लेते हैं, उस पे यदि उसने धक्का लगाया है ड्यू टू इट्स मास, इस अपने मास की वजह से इस पे धक्का लगा रहा, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस पे है, तो ड्यू टू कॉन्टेक्ट ये जो टेबल है इसको ऊपर की तरफ धक्का लगाता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी इस टेबल को धक्का लगाएगा विथ सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यदि ये ऑब्जेक्ट है
इसने इस पे नॉर्मल फोर्स लगाया है n, तो उसका अपोजिट फोर्स लगेगा। तो आप जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बार बार आपको ये थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन आपको बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगाया जाएगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, नहीं लगाया जाएगा तो वो अपनी स्थिति में बरकरार रहेगी। और साथ में यह आपको न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी डिस्क्रिप्शन बताता है। वहीं से आता है कि न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली इन द न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड लॉ आपको बताता है कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो क्वांटिफाई करता है लॉस को, कि हमको पता करना पड़ेगा ना कि कितना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन अचीव करना है तो उसके लिए कितना फोर्स इनपुट देना पड़ेगा। तो वो जो रिलेशन बनाता है F इक्वल टू ma, दैट इज अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन। और थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी अन्य ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो अन्य ऑब्जेक्ट भी उस पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो कहीं ना कहीं वो ओरिजिन ऑफ फोर्स के बारे में भी बताता है कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, उसके रिएक्शन में कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको स्टडी करने में आसानी होगी। 2 मिनट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी सवाल यदि बनाना है तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम अभी हमने पहले इसको बनाकर दिखाया भी था। फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले बात क्या है कि आपके पास कोई भी सिस्टम दिया हुआ है और उस सिस्टम में आपको छोटा छोटा सिस्टम लेकर के आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए एक पुल्ली है, उस पुल्ली में 2 ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है। तो अब आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट, जैसे मास m1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, मास m2 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, और फिर उसके हिसाब से आपको मोशन ऑफ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मोशन ऑफ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हमने m1 लिया, तो इसको हम लोग दिखाएंगे m1। अब इस पे जो जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मास m के द्वारा क्या फोर्स लग रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। मास m पे m1 पे क्या फोर्स लग रहा है पहले उसको डिफाइन करेंगे। तो ये रस्सी के कारण टेंशन फोर्स लग रहा है T1, इसका वेट के कारण फोर्स लगेगा M1G। अब क्या करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम में इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पॉइंट मानते हैं। क्या मानते हैं? एक पॉइंट मानते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब इस पे हमारा फोर्स जिस दिशा में लग रहा है और कितने मैग्नीट्यूड में लग रहा है उस हिसाब से एरो खींचते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग गया। अब टेंशन के कारण हो गया T1। तो ये जो हमने डायग्राम खींचा ये इस मास m1 के लिए हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसमें हमको मोशन ऑफ इक्वेशन लिखना होगा। तो पहले इसमें एक डायरेक्शन ले लेते हैं कि मान के चलते हैं, एक एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन भी हमारा डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यदि अब हम डाउनवर्ड को यदि हम पॉजिटिव ले तो मास इनटू एक्सेलरेशन, अब डाउनवर्ड इसमें कौन सा m1g है तो ये आपका पॉजिटिव, T1 अपवर्ड है तो निगेटिव हो जाएगा, तो दैट विल कम -t। तो ये आपका मोशन ऑफ इक्वेशन हो गया फॉर फर्स्ट बॉडी m1। उसी तरह से आप सेकेंड बॉडी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते थे। तो ये आपका T2 हो गया, ये आपका M2 हो गया, और मान के चलते हैं कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग ऊपर की तरफ ले लिए। लेकिन अगर हम लोग चाहे तो नीचे की लिए तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन जब उसका जब रिजल्ट आएगा तो वो निगेटिव साइन के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो इक्वेशन सॉल्व करने से आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता चलता है।
है ना। तो ये आपका पॉइंट वाइज करेंगे तो दिस इज M2G और ये है आपका T2 और ये A2। तो अब मान के ये यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम अप ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका Ma2, M2G नीचे की तरफ आ रहा है और T2 ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसमें T2 पॉजिटिव आएगा और M2G नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये आपका दो इक्वेशन हो गए। अब ये इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंशन क्या लग रहा है, T1 कितना है, T2 कितना है, ये आपको नॉलेज में पता चलेगा। तो ये आगे के सवालों में हम लोग करेंगे। एक आप लोगों के लिए कंसेप्ट हो गया कि किस तरह से हम लोग, तो दो चार बातें जो आपको ध्यान में रखने वाली है न्यूटन्स लॉ की। तो पहला तो ये कि न्यूटन्स लॉ जो होता है वो न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना होगा। यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है तो उसमें न्यूटोनियन, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो वो पहला चीज ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स की बात करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट भी दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा। तो वो दूसरे पे यदि फोर्स लगा रहा है तो जब हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में कंसीडर कर रहे होंगे तो उसके फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। उस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, केवल उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन are applicable in Newtonian frame of reference। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि कंसीडर एक्सटर्नल forces applied on a body for calculating its motion of equation। Force applied by the object is not considered। ठीक है। Sometimes you can also take two or the system of 2 or 3 bodies if their acceleration is same throughout the motion of our study। Like for example, we have one object A, it is B, and then it is like this. So for all the motions A and B have the acceleration the same, and even this wire will remain in tense mode with the same acceleration. So in that condition we can take this as a system also, and in that situation force applied by A upon B or B upon A through this this rope may not be considered for the calculation of the equation. But in case one object is like this and another object is like this, even though both the object have the same magnitude of acceleration and this wire always remain in tense mode, we cannot take as a system. Why? Because the acceleration has different direction for this and this. So in short, we can say that these two objects have different acceleration, so cannot be taken as a system. So these are the salient points, and we will solve some problems to understand how to apply these motion equations of motions in next class. Thank you.